नमस्कार साथियों, आज हम लोग संविधान के संशोधन 104 अर्थात 104 पे बात करेंगे, जिसने भारत में 70 सालों के बाद एंग्लो इंडियन का लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में उनका जो आरक्षण था या जो उनका मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एंग्लो इंडियंस, इन तीनों को ही का आरक्षण 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा है। लेकिन संविधान के संशोधन 104 के द्वारा अर्थात 104th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा जो आरक्षण था शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है अर्थात 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 25 जनवरी 2030 तक के लिए। लेकिन एंग्लो इंडियंस का आरक्षण या उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रकरण है क्या। दिसंबर 2009 में संसद ने संविधान का 126वां संशोधन विधेयक पास किया था और उस विधेयक को, चूँकि वो संशोधन विधेयक था और उसमें राज्यों का भी मसला इन्वॉल्व था, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियंस का मनोनयन होता था, इसलिए आधे राज्यों के द्वारा जब उसका अनुसमर्थन कर दिया गया, उसका रेटिफिकेशन कर दिया गया, तब जाके उसको राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 25 जनवरी से वो प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से 25 जनवरी 2020 को 70 वर्षों से जो सुविधा एंग्लो इंडियंस को प्राप्त हो रही थी कि लोकसभा में उनके 2 सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं में 14 राज्यों की लगभग विधानसभाओं में उनके एक सदस्य मनोनीत हुआ करते थे, वो आरक्षण, वो सुविधा, वो मनोनयन की सुविधा उनकी समाप्ति कर दी गई है। संविधान के जो प्रावधान है इस संबंध में, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 331 अर्थात आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनयन उनका किया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त थी और वही शर्त थी कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है या समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है या समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अधिकतम 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता था। ये अपने आप में ही एक कंट्राडिक्शन था, क्योंकि लोकसभा एक पूर्णतः इलेक्टेड चैम्बर है। राज्यसभा में तो मनोनयन होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है विभिन्न आधारों पे, लेकिन लोकसभा एक इलेक्टिव चैम्बर में मनोनयन हो, ये शुरू से ही बात लोगों को बहुत खटकती रही है कि भाई इलेक्टेड चैम्बर में नॉमिनेटेड मेंबर्स क्यों होने चाहिए। लेकिन संविधान का प्रावधान था तो वो होता रहा, और चूँकि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के साथ क्लब्ड था वो प्रोविजन, इसलिए अगर शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण बढ़ाया जाता था तो 10 साल के लिए एंग्लो इंडियंस का भी नॉमिनेशंस बढ़ जाया करते थे। आर्टिकल 333 अर्थात 333 में इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की गई थी। उसमें दो कंडीशंस थे, राज्यों में 2 कंडीशंस थे। लोकसभा में केवल एक कंडीशन था कि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि उनको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है कि नहीं लेकिन राज्यों के लिए 2 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि गवर्नर ये संतुष्ट हो कि राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस को प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, अर्थात कम से कम उस राज्य में एंग्लो इंडियंस की संख्या होनी चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि उनको प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और दूसरा कि राज्यपाल ये भी सुनिश्चित करे कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, अर्थात ऐसा तो नहीं कि कोई एंग्लो इंडियन का सदस्य विधानसभा में उसका रिप्रेजेंटेशन हो अर्थात वो इलेक्ट हुआ हो। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं कि राज्यपाल संतुष्ट है कि उनकी संख्या राज्य में है और जिससे कि उनको एक रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है विधानसभा में, और उनका कोई समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता था। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था थी। आर्टिकल 334 के अनुसार, जैसा कि हम लोग शुरू से ही जानते रहे हैं कि प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए आरक्षण लोकसभा में और विधानसभाओं में किया गया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। और जब विधानसभा में बहस मुबासा हो रहा था तो उसमें
विधानसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस मुबाहसा हो रहा था तो संविधान सभा में फ्रैंक एंथनी, जो कि उस संविधान सभा के एक सदस्य भी थे, उन फ्रैंक एंथनी की वजह से वहाँ पे नेहरू जी उनके प्रभाव में आ गए और उन्होंने एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन देने की या उनको मनोनयन करने की व्यवस्था संविधान में की। और आर्टिकल 334 में ये कहा गया कि ये 10 साल के लिए ही केवल दी जाएगी। इस पर बहुत बहस हुई संविधान सभा में और सभी सदस्य इस बात पे एकमत थे कि एंग्लो इंडियंस को 10 साल के बाद किसी प्रकार के मनोनयन के एक्सटेंशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इसके उनके बहुत सारे तर्क थे जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल चूँकि जैसा कि हम लोगों ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में चूँकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ उनका आरक्षण क्लब था, इसलिए वो बराबर बढ़ता गया 10-10 साल के लिए और 10 साल की जगह वो 70 साल पहुंच गया और इस वर्ष जाके उसको समाप्त किया गया है। संविधान के 95th अमेंडमेंट के द्वारा 25 जनवरी 2020 तक उसे एक्सटेंड किया गया था और संविधान के अब 104 अमेंडमेंट के द्वारा उसको 25 जनवरी 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन एंग्लो इंडियंस का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। अब उनको आरक्षण नहीं प्राप्त होगा राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में भी। वर्तमान में 14 राज्यों की विधानसभाएं ऐसी थीं जहां पे कि एंग्लो इंडियंस को बाकायदा आरक्षण या उनका मनोनयन हुआ करता था, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल और एक राज्य तेलंगाना में भी उनको आरक्षण या मनोनयन उनको प्राप्त हुआ करता था। इस प्रकार से 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक एक सदस्य का मनोनयन हुआ करता था। और अब ये आरक्षण चूँकि एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। और इस तरह से फ्यूचर में अब अर्थात 2020 से आगे न तो लोकसभा में और न ही किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियंस को आरक्षण दिया जाएगा या उनका मनोनयन किया जाएगा। एंग्लो इंडियंस कौन है, इस पर हम लोग एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसका बेसिक जो फंडा है वो यही है कि यूरोपीय मूल का पिता या दादा या परदादा हो, जिसकी भारतीय मूल के स्त्री से या भारतीय मूल की माता रही हो, तो ऐसे संतान से यूरोपीय मूल के पिता अर्थात मेल लाइन और इंडियन फीमेल लाइन, अगर इसके मिश्रित संयोजन से कोई भी प्रोजनी या कोई भी संतान उत्पत्ति होती है तो उनको एंग्लो इंडियन की संज्ञा दी गई थी। इस प्रकार एक ये रेशियल कम्युनिटी आप कह सकते हैं, ये रेशियल कम्युनिटी है जिसके ज़्यादातर सदस्य जो है वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। हालांकि वो अपने को क्रिश्चियन नहीं कहते, उसमें वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक रेशियल कम्युनिटी थी या रेशियल कम्युनिटी है इंडिया में ये। लेकिन फिर भी इसको किसी वजह से जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी गई थी। एक जो गंभीर बात विचार करने की है कि इनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत ही क्या थी एंग्लो इंडियंस को। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने के लिए तो हमारे पास एक कारण है, उनकी बैकवर्डनेस की आधार बना के, उनका जो समाज में स्थिति है उसको आधार बना के एक उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है और वो उसको अभी बढ़ाया जाता है। अभी ऐसा माना जाता है कि अभी वो स्थिति नहीं आई कि उनका आरक्षण समाप्त किया जाए, और अभी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोग हैं जिनको कि समाज में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन एक निर्जातीयता के आधार पे, एक रेस के आधार पे एक कम्युनिटी को आरक्षण देने का कोई औचित्य था नहीं। और संविधान सभा में जब बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई इस पे, तो एक वहाँ पे सदस्य थे HV कामत जिनका नाम था, वो इसके बहुत अगेंस्ट थे और उन्होंने ये कहा भी था कि ऑलरेडी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत वेल एडवांस्ड कम्युनिटी है, वो कोई पिछड़ी जाति नहीं है कि हम उनको आरक्षण दें या उनको मनोनयन दें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने बताया कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय तो सेवाओं में वो ओवर रिप्रेजेंटेड थे, अपनी जनसंख्या के आधार पे ओवर रिप्रेजेंटेड थे। KM मुंशी साहब ने संविधान सभा में ये भी कहा कि भाई अगर एंग्लो इंडियन एक कम्युनिटी है तो मुस्लिम भी एक कम्युनिटी है, सिख भी एक कम्युनिटी है, पारसी भी एक कम्युनिटी है, ऐसे अनेक असंख्य कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में। और अगर हम इतनी के आधार पे या अगर हम रिलीजन के आधार पे आरक्षण या मनोनयन की व्यवस्था करते हैं, फेवर की व्यवस्था करते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे समुदाय उसके टेकर्स हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल नेहरू जी के प्रभाव से ये संभव हो सका और आर्टिकल 331 में ये व्यवस्था की गई कि एंग्लो इंडियंस को भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
एक लोकसभा के सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया और कहा कि भाई लोकसभा एक निर्वाचित सदन है, उनको निर्वाचित सदन में मनोनयन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक विडंबना है कि जो सदन निर्वाचित हो उसमें हम मनोनीत सदस्यों को रखें, और अगर रखें भी तो उनका कहना था कि इसे बिल्कुल 10 साल के आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और इसीलिए जब इसको एबॉलिश किया गया है या समाप्त किया गया है तो आप अगर इसके कुछ आंकड़े देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इसमें एक आध सदस्य जो कि फ्रैंक एंथनी जैसे शुरू में थे, नेहरू जी के सहयोगी रहे और नेहरू जी के बहुत प्रिय थे वो, और नेहरू जी के बहुत सारे लीगल उन्होंने काम भी किए। तो जब अगर हम देखते हैं तो इतिहास उठा के तो देखते हैं कि फ्रैंक एंथनी को 8 बार लोकसभा में मनोनीत किया गया। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 8 बार किसी सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करने का कोई औचित्य होना चाहिए कि एक ही सदस्य को 8 बार लोकसभा में मनोनीत किया जाता रहा है। ज़रूर कोई इसके पीछे और कारण भी रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरे सदस्य थे EAET बैरो, उनको 7 बार नॉमिनेट किया गया। तो ऐसा लगता है कि 1-2 लोगों जो नेहरू जी के मित्र थे उनको ओब्लाइज करने के लिए वास्तव में इस प्रकार की कोई व्यवस्था संविधान में कर दी गई थी। कोई इसका रीज़न नहीं था, कोई बहुत रैशनल नहीं था, कोई बहुत ही तर्कपूर्ण बात नहीं थी कि क्यों इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या मनोनयन होना चाहिए। और 2011 की जो जनगणना हुई है, उस जनगणना में जैसा कि सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि केवल 296 लोगों ने अपने को आइडेंटिफाई किया एंग्लो इंडियंस के रूप में। अब ये आंकड़े सही हैं या गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने इसको कंटेस्ट किया है कि भाई हम इससे तो बहुत ज़्यादा संख्या है, हमारी इतनी कम संख्या नहीं है। लेकिन अपने आप में ये बात तो विलक्षण है ही है कि भाई अगर हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मानते हैं कि एक कम्युनिटी है जिसको कि ठीक है, उनको एक कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए, बट अगर उनका रिप्रेजेंटेशन होना ही है तो राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन होना चाहिए, इलेक्टेड चैम्बर में उनका नॉमिनेशन क्यों होना चाहिए? इसका कोई बहुत ही तर्कपूर्ण कारण नहीं है। और अगर ऐसा है तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी भारत में है जो कि कहेंगे कि भाई हमको भी क्यों इससे वंचित किया जा रहा है, वो भी लोकसभा में मनोनयन करने की मांग कर सकते हैं और सरकार के सामने बहुत समस्या पैदा हो सकती है। तो अपने आप में जो संविधान का 104वां संशोधन है, इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कभी कभी छात्रों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। जब बिल संसद में जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसका क्रमांक एक बिल के रूप में होता है, लेकिन जब वो बिल पारित हो गया, मान लीजिए, और बिल पिछड़ गए, वो बिल पारित हो गया, वो आगे बढ़ गया, राज्यों की सहमति हो गई और उसको राष्ट्रपति का हस्ताक्षर प्राप्त हो गया, तो वो अपने आप में कानून बन जाता है, उसको एक्ट कहते हैं। तो इसीलिए जो 126th अमेंडमेंट बिल था, वही बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बन गया है, जिसने कि संविधान लागू होने की तिथि से 70 साल के बाद या 70 साल के आगे राज्यों में, विधानसभाओं में और लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के मनोनयन को आगे नहीं बढ़ाया है। उन्होंने केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को बढ़ाया है। तो अपने आप में देखा जाए तो एक प्रकार से ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जाहिर है कि इससे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एजिटेटेड होगी, उसको परेशानी होगी, क्योंकि एक सुविधा वो भोग रहे हैं, लेकिन इस सुविधा का कोई औचित्य नहीं था और ये लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है, लोकतंत्र से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।